सानिया 9 मई क्या था? सीएम सेक्रेटेरिएट पे क्यों नहीं हमला हुआ, पंजाब असेंबली पे क्यों नहीं हमला हुआ? हमला हुआ सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे जो फौजी तंसीबात के हवाले से थी। उसकी वजह ये थी 2 साल से एक बयानिया बनाया गया और उस बयानिया का आउटपुट ये निकला, हमने सारी दुनिया को ये मैसेज दिया कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, जो मर्जी आए जो मर्जी करे और चला जाए। लाहौर में कुछ दिन कबल जो है गैंग वार सिलसिला शुरू हुआ। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो अमन अमान की सूरत हाल खराब किस वजह से हो रही है? लाहौर का अमन कोई तबाह नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ गैंग वार। गैंग वार कभी किसी ने पढ़ के देखा कि गैंग वार होती क्या है? तो ऐसी पार्टीज जिनका आपस में कोई पिछले 70-80 साल से ब्लड फ्यूड है, उनकी दुश्मनी है। दे आर नॉट अ स्टेट विद इन स्टेट। सर, शिकायत आ रही थी कि पुलिस जो है मुलजमान से फीस ले रही है, तो ये फीस कहाँ तक जाती है? बहुत एक आसान होता है कि हम ब्लेम गेम करें। मैं ये कहूँ कि देखें जी, पुलिस पैसे ले रही है, वो पैसे आगे दे रही है। देखिए, हम तो सिर्फ ओपन एक बात करते हैं, जितना मैं इस वक्त पुलिस को अवेलेबल हूँ, अगर कोई प्रोसिक्यूटर पैसे लेता है और चालान रिसीव नहीं करता मुझे, वो कंप्लेंट करें, हम पूरे तरीके से उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। जीएसपी प्लस के हवाले से क्या स्टेटस है? जीएसपी प्लस एक इतना बड़ा अरेंजमेंट है जिसमें प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जीएसपी प्लस जो है ये 2027 तक है। हमारे मुल्क की इस वक्त इकॉनमी जो है इस पे बेस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सुलेमान अवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फराद अली शाह साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि वकालत बड़ी अच्छी चल रही थी और अचानक ये नई जिम्मेदारी जो है इन पर सौंप दी गई है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की। शाह साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने। सर, आपकी तो दुकानदारी अच्छी चल रही थी, फौजदारी के बड़े मुकदमात, बड़ा नाम है आपका फौजदारी वकीलों में। तो इस तरह यूँ प्रोसिक्यूशन में आने की क्या वजह थी, ये बता दीजिएगा। सलमान, बेसिकली आप देखें, वकालत जो है इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत उसमें अच्छा नाम भी दिया और बड़ी हलाल रोज़ी मुझे मुयस्सर आई। इश्यूज़ दैट कि उसमें आप इंडिविजुअल्स के केस करते हैं। तो जब मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र किया गया कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आ जाएँ, और आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो ज़ाती ज़िंदगी बड़े भाइयों की तरह हैं, तो जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप इसको आएँ और इस डिपार्टमेंट को आपकी बड़ी ज़रूरत है और आपके एक्सपीरियंस से हम चाहते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं उनको आप रिज़ॉल्व करें, ताकि एक आम आदमी को रिलीफ जो मैसर आ सके। तो वाकई सलमान, ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कि 22-23 साल की मेहनत के बाद जब अब इस वक्त वकालत पूरी तरह से चल रही थी और बहुत अच्छा और बड़ा ईजी सीक्वेंस था, तो उसके अंदर एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें नो डाउट बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे, लेकिन उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, उनका जिस तरीके से इम्पोर्टेंस है उस तरीके से नहीं लिया जा रहा, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को एक पोस्ट ऑफिस का दफ्तर समझा जा रहा है कि पुलिस जैसे भी चालान बना के लाएगी और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एविडेंशियरी टेस्ट और अदर टेस्ट जो कि प्रोसिक्यूशन को ड्यूरिंग स्क्रूटनी करने होते हैं, उसको किए बगैर वो अदालत में भेज दें मंशा ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो वो एक बैठा हुआ इदारा था, तो उसको संभालना और उसके अंदर आके अपना इनपुट देना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन क्योंकि अगर आप नेशन वाइज सोचें और आप समझें कि आवाम की बेहतरी आपको करना है, तो प्रोसिक्यूशन का एक सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या वजूहात थी कि मैंने फिर इसको चूज़ किया और मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सी रिफॉर्म्स तो आपकी आने से आई है, प्रोसिक्यूशन महकमे में जान डाल दी है आपने। आपके आगे के लाए अमल क्या हैं, किस तरफ आप लेके जाएंगे? बहुत सी चीज़ें तब्दील तो होती नज़र आ रही हैं, तो आपका क्या प्लान क्या है मज़ीद? बेसिकली सलमान, इसमें मैंने सबसे पहले जो आके देखा है कि इस डिपार्टमेंट की ओनरशिप का इशू था। इस डिपार्टमेंट की ओनरशिप कभी भी नहीं ली गई थी जिस तरह ये इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। तो मैंने सबसे पहले ओनरशिप ली है, अपने तमाम ऑफिसर्स को इस बात पे कन्विंस किया है कि हम नो डाउट आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट में देखते हैं कि एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के पास 100 150 केस लगा होता है, और प्रोसिक्यूशन ऑल अक्रॉस पंजाब जो है वो पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस ने करनी होती है और प्रोसिक्यूटर्स ने करनी होती है। और उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होते ही लाइन ऑफ इंक्वायरी का जारी करना, स्क्रूटनी ऑफ चालान करना, चालान को पास करना, ऑब्जेक्शन लगाना, और उसके बाद ट्रायल के अंदर कोर्ट को असिस्ट करना और प्रोसिक्यूशन के उस केस को पूरे तरीके से साबित करना और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना। ये बेसिकली एक ड्यूटी है प्रोसिक्यूटर की। तो सबसे पहले जो मैंने आके चीज़ देखी
ओनरशिप का फुकदान था। तो मैंने ओनरशिप को पूरे तरीके से ना सिर्फ लिया है, बल्कि पूरे तरीके से नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, जिसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा पुलिस के साथ इशू यह था कि कॉपरेशन का हमारे दरमियान कोई ऐसा MOU या SOP साइन नहीं था। नहीं तो होता। मार्च 2024 में मैंने IG पंजाब साहब के साथ बैठ के एक SOP बनाया। उसको IG साहब भी सिग्नेटरी हैं और मैं भी सिग्नेटरी हूँ। उसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से लेके टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक जो स्टेजेस थी उसको हमने सेटल डाउन किया कि पुलिस क्या करेगी, प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, और अगर पुलिस के पार्ट पे फेलियर होगा तो IG साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे कोई फेलियर है तो PG पंजाब किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके साथ साथ हमने 3 टीयर्स के अंदर कॉपरेशन स्कीम बनाई है। पहली ये है कि कंसर्न प्रोसिक्यूटर उस थाने के और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवा दिया और ट्रियर बना दिया कि जो उनका इशू होगा वो आपस में रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एज ए DPP हेड करता है, तो DPP को और मुतलका लाहौर की अगर बात करें तो DIG इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे हैं, उनका टीयर बना दिया कि वो आपस में इन बॉन्ड हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वो आपस में मीटिंग्स करते हैं और उस मसले को रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर पंजाब लेवल पे IGP और PGP का एक बॉन्ड है, जिसके अंदर हम ऑल अक्रॉस पंजाब के जो इश्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से हम ना सिर्फ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को रेफ़र करते हैं और उसका रिड्रेसल करते हैं ताकि कॉपरेशन के साथ पुलिस प्रोसिक्यूशन काम कर सके। उसकी आपको एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 2017 से लेके 2024 तक अभी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब चलान के हवाले से टेकअप किया इमरान अली केस, जी जी। तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके लिए और आपकी नादरीन के लिए एक सरप्राइज़ होगा कि हमारे 17 से लेके 24 तक 50,70,000 FIR दर्ज हुई और उस 50,70,000 FIR में से 46,32,000 चलान जो थे वो पुलिस ने दिए थे और 3,62,000 चलान जो था वो कभी भी पुलिस की तरफ से प्रोसिक्यूशन में आया ही नहीं था। आया था तो वो हमने सारा का सारा वर्कआउट किया और आप इस चीज़ को मैं आपको सरप्राइज़ करूंगा कि पिछले 2 महीने के अंदर ऑल अक्रॉस पंजाब हमने 3 लाख के करीब जो है वो पुराना चलान ना सिर्फ उसको रिसीव किया, स्क्रूटनी किया और सेंड टू कोर्ट किया। मैंने देखा, मैं कोर्ट में ही था वो रिपोर्ट के हवाले। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हकीम मुमताज़ केस जो एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया उसके अंदर उन्होंने पैरामीटर्स दिए और हमारी 173 CRPC मैकेनिज़्म और टाइम लाइन देती है कि जिस टाइम लाइन के हवाले से हमें चलान रिसीव करना होता है और उस चलान को फिर सेंड टू कोर्ट करना होता है ताकि इंसाफ की फराहमी ना तो हो बल्कि होती भी दिखाई भी दे। अब इसके साथ हमने ये किया कि पुलिस का एक बहुत बड़ा एतराज़ था कि हम जाते हैं कंसर्न प्रोसिक्यूटर में अवेलेबल ही नहीं होते। जी जी। तो मैंने सलमान सबसे पहले काम ये किया है कि प्रोसिक्यूशन को 2 टीम में तकसीम कर दिया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया और उसके साथ हमने किया ये है कि एक प्री ट्रायल टीम है जो चलान जमा होने से पहले काम करती है, वो रिमांड देखती है, वो स्क्रूटनी ऑफ चलान करती है, वो ऑब्जेक्शन लगाती है। दूसरी फिर हमने ट्रायल प्रोसिक्यूटर्स की टीम बना दी है जिन्होंने प्री ट्रायल की स्टेज को नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ ट्रायल को देखना है। अब प्री ट्रायल की टीम जो है वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर हमेशा अवेलेबल होती है, प्रोसिक्यूटर्स मौजूद होते हैं, हमारा 24/7 डेस्क मौजूद है कि कोई भी IO रिकॉर्ड अपना ला के जमा कराएगा तो उसको एक कंप्यूटराइज चिट दी जाएगी जिसके ऊपर टाइम लाइन दी होगी कि आपने 3 दिन के अंदर ये ऑब्जेक्शंस जो हैं क्लियर करके वापस कराने हैं। तो अब हमने वर्किंग एक तो स्कीम चेंज की है प्लस टीम्स चेंज की। अब हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सलमान कि मेरी जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है प्रोसिक्यूटर्स की पूरे पंजाब में वो 1450 है, लेकिन मेरे पास इस वक्त 812 टोटल पंजाब के प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं। अगर ये स्ट्रेंथ हमारी 1400 हो जाए तो हमारी वर्किंग बहुत ही बेहतर अंदाज में हो सकेगी। सर शिकायत आ रही थी कि पुलिस जो है मुल्ज़मान से चलान सबमिट करवाने की फ़ीस ले रही है, तो ये फ़ीस कहाँ तक जाती है या ये उनका अपना ही मामला है सिर्फ थाने की हद तक? देखें बात ये है कि ये बहुत एक आसान होता है कि हम ब्लेम गेम करें। मैं ये कहूँ कि देखें जी पुलिस पैसे ले रही है, वो पैसे आगे दे रही है। देखिए हम तो सिर्फ ओपन एक बात करते हैं कि हम मौजूद हैं, जितना मैं इस वक्त पुलिस को अवेलेबल हूँ या जो टीयर्स हमने बना दिए, अगर कोई प्रोसिक्यूटर पैसे लेता है और चलान रिसीव नहीं करता मुझे, वो कंप्लेंट करें, हम पूरे तरीके से उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगे। अब इशू दैट के बच्चा इम्तिहान पास करने के लिए पैसे वही देता है जिसके पेपर कमज़ोर होते हैं। एक अच्छा बच्चा जिसने मेहनत की हो वो कभी इन्विजिलेटर को नहीं ढूंढता, ना वो पैसे दे के पास होना चाहता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की उस तरह से तरबियत नहीं हो रही। मैन पावर की जिस तरह प्रोसिक्यूशन में कमी इसी तरह पुलिस में भी कमी, और हमने ये चीज़ सेटल की है बैठ के
कि हम अपनी तरफ लगने वाला हर इल्ज़ाम उसका जवाब देंगे और हम ब्लेम गेम से बाहर हैं, हम ब्लेम गेम नहीं करते। अगर हमारे पार्ट पे कोई फेलियर है तो हमें बताएं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो कोर्ट्स की तरफ से हमारे पे एक सवालिया निशान बन रहा है कि हम चालान को पास होने के बाद जब अदालत भिजवाते हैं तो साल ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। अब इसमें प्रोसिक्यूशन तो कहीं पे फिगर आउट ही नहीं होती। उसकी वजह ये है कि प्रोसिक्यूशन एक्ट के अंदर सर्विस एजेंसी दी गई है। अब सर्विस एजेंसी हमारी है ही नहीं, हमारी रिक्रूटमेंट कभी की ही नहीं गई कि समन की सर्विस जो है वो किसने करानी है। अगर कोर्ट ने विटनेसेस को बुलाया है तो हमारे पास अगर एजेंसी होती तो हम रिस्पॉन्सिबल होते। अब एजेंसी है पुलिस के पास, SHO ने गवाह लाने होते, साल गवाह नहीं आते। तो ये SHO और मोअज़्ज़ज़ जज साहब का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें प्रोसिक्यूटर कहीं फॉल ही नहीं करता। तो अमेंडमेंट भी चाहिए, एजेंसी भी हमें चाहिए, और पुलिस का ऑफिसर्स की कमी की वजह से इस वक्त मैं आपको सलमान बताऊं कि पंजाब में तकरीबन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास 160 चालान होता है। 160 चालान का मतलब ये है कि वो हर वक्त भी अगर तफ्तीश 24/7 भी करे तो वो मैक्सिमम 50 से 60 चालान जो है वो कर सकता है। तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा जो हुकूमत पंजाब से या हमारी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजन है इस बात पे कि वो ज़ीरो टॉलरेंस चाहती हैं केसेस के अंदर और कल्प्रिट के ख़िलाफ़ वो पूरे तरीके से प्रोसिक्यूशन चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस के अंदर कमी है उसको पूरा किया जाए, जो प्रोसिक्यूटर्स की कमी है उसको पूरा किया जाए, जजेस की कमी है उसको भी। अब हाई कोर्ट के अंदर आप देखते हैं कि आपके सामने एक जज साहब के पास 150 केस, 80 90 बेल्स लगी हुई हैं। तो जो लाइफ की अपील्स हैं वो एक अरसे से कभी टेकअप ही नहीं हुई। तो मैंने चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट की थी कि जैसे डेथ सेंटेंस की बुक बनती है इसी तरह लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी बुक बनवा दी जाए, ताकि वो केस अगर वकील साहब ना भी हों तो केस पढ़ के और स्टेट काउंसिल को लेके उस केस को कंक्लूड करा दिया जाए। तो उस पर फिर अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने इसको टेकअप किया और आप देखेंगे। और मैंने एक और भी इसमें मेरी सजेशन ये थी कि जो नए जजेस इस वक्त एलिवेशन की बात हो रही, जो नए जजेस आ रहे हैं उनसे बेल्स वगैरह को टेकअप करवाने की बजाय जो सिविल साइड से स्पेशलिस्ट आएंगे एलिवेट होकर वो सिविल की पुरानी अपील्स उनको दी जाएं, और जो क्रिमिनल साइड से आएंगे उनको लाइफ की जो अपीलें पिछले 15 साल से या 12 साल से पेंडिंग पड़ी हैं वो अपील्स उनको दी जाएं, ताकि वो अपने साल का जो पीरियड वो एज ए एडिशनल जा जाते हैं उसके अंदर वो पुराना लॉग भी निकाल दें, और उससे बहुत अच्छी असेसमेंट हो जाएगी कि वो कितना काम जानते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से उन केसेस को टेकअप कर आपके आने से प्रोसिक्यूशन में बड़ी रिफॉर्म्स आई हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं नाजरीन को कि जो मुद्दई हैं उनको अपने वकील कराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस हद तक हम चलेंगे प्रोसिक्यूशन लेवल में। सलमान, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सेक्शन 493 की बात करें तो प्राइवेट काउंसिल वहाँ पे कहीं फिगर ही नहीं होता। प्रोसिक्यूशन जो है वो करनी ही प्रोसिक्यूटर ने है, और अगर कोई आदमी अपना प्राइवेट वकील करना चाहे तो वो आके वकील असिस्ट करेगा प्रोसिक्यूटर को, और करना प्रोसिक्यूटर नहीं है। लेकिन इशू इज़ दैट क्योंकि हमारे इस डिपार्टमेंट को कभी इतना इंडिपेंडेंटली ना समझा गया, ना इसका पोर्टफोलियो इतना बनने दिया गया कि आम आदमी को ये यकीन हो जाए कि उसको वकील की ज़रूरत नहीं है, प्रोसिक्यूटर ही उसका वकील है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक आदमी स्टेट के केस को देख रहा है तो वो एक इंडिविजुअल के केस को क्यों नहीं देख सकता? तो ये बेसिकली एक एतमाद बहाल करने की ज़रूरत थी। इस पे काम कर रहे हैं, मैंने पूरा काम किया है इसके ऊपर, और अब आपको नज़र आएगा कि आप हाई कोर्ट के अंदर या नीचे कोर्ट्स के अंदर जब मुद्दई को ये सवाल करते हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब कि आपने अपना वकील करना है, तो वो कहते हैं नहीं मैं प्रोसिक्यूशन का ही। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से की गई मेहनत कभी भी मीडिया पे नहीं आती थी। मैंने आके पूरे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील के अंदर PROs जो हैं वो लिए हैं, जो केसेस को पूरे तरीके से आने वाले नतीजे को वो प्रेस तक पहुंचाते हैं, प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, ताकि आवाम में ये तासुर जाए कि ये डिपार्टमेंट पूरे तरीके से उनका केस लड़ेगा, और उनको प्राइवेट काउंसिल अगर वो नहीं भी करते तो उनका केस जो है वो कभी मेरिट पे उस पर किसी किस्म की टॉलरेंस जो है वो नहीं होगी, बल्कि पूरे तरीके से वो केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट लड़ा जाए। अच्छा सर, प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है तो प्रोसिक्यूशन एक दर्जा रखती है, आने वाले टाइम पे तमाम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि GSP+ के हवाले से जो क्या स्टेटस जो है उसमें पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है और प्रोसिक्यूशन का इसमें क्या किरदार है? बेसिकली जब आपने पहला सवाल किया मैं फिर आपको उसी जगह पे लेके जाऊंगा। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि प्रोसिक्यूशन एज ए PG पंजाब मैंने जब फैसला किया तो उसमें से एक बहुत बड़ा पॉइंट जो था वो GSP+ का था कि GSP+ एक इतना बड़ा अरेंजमेंट है
कि जिसमें प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और आने वाले वक्त, क्योंकि ये जीएसपी प्लस जो है ये 2027 तक है और हमारे मुल्क की इस वक्त इकॉनमी जो है इस पे बेस कर रही है। अब जीएसपी प्लस को समझना सलमान बड़ा ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि आपकी नादरीन तक भी इसको पहुँचाना ज़रूरी है। जीएसपी प्लस जो है ये बेसिकली जनरलाइज स्कीम है प्रेफरेंसेस की, और ये प्लस स्कीम है ईयू के हवाले से। जो कंट्रीज़ ने जो ऐसे कंट्रीज़ जो अभी तरक्की पजीर ममालिक ने ये स्कीम जो है दी है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो चाहते हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर जीएसपी प्लस के अगर वो सिग्नेटरी हो जाएं तो उनके लिए ऐसे काम किए जाएं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसीज़ के हवाले से वो आपको प्रेफरेंस देंगे, आपको ज़ीरो स्कीम कर देंगे कि वो आपके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री आप अपनी एक्सपोर्ट कर सकेंगे या वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर सकेंगे। तो आपकी डायरेक्टली, जैसे अब मैं एक मिसाल देता हूँ, टेक्सटाइल की बात करते हैं। अब चाइना या इंडिया जो है वो जीएसपी प्लस नहीं है तो उन कंट्रीज़ के अंदर वो अपनी टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे भी तो उनके रेट्स वो नहीं होंगे जो जीएसपी प्लस कंट्रीज़ को मिलेंगे। तो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि एक्सपोर्ट हो, दूसरे नंबर पे अगर वहाँ पे टैक्सेशन ज़ीरो होगी तो आपको उसी हिसाब से आपका रिटर्न आएगा तो आपकी मैशत चलना शुरू हो जाएगी। तो जीएसपी प्लस जो है हमारी इस वक्त फ़र्स्ट प्रेफरेंस है कि आप जीएसपी प्लस को अगर आप सिग्नेटरी हैं तो आपको फिर देखना पड़ता है कि जो कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर आपने वो साइन किए हैं तो फिर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब कन्वेंशंस क्या हैं? कन्वेंशन ये है कि जी लेबर लॉज के ऊपर आप लॉज बनाएंगे। कन्वेंशन ये है कि आप टॉर्चर के हवाले से लेजिस्लेशन करेंगे। हाँ, अब आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखेंगे। ह्यूमन राइट्स के अंदर आप क्या देखेंगे? जीबीवी केसेस को देखेंगे, उनके हवाले से लॉज लेके आएंगे। चाइल्ड राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे, लेबर लॉज को आप स्ट्रेंथन करेंगे, तेजाब के हवाले से, ये सारे ह्यूमन राइट्स के आते हैं। इसके बाद आप करेंगे कि आप अपनी एनवायरनमेंट के हवाले से लेजिस्लेशन करेंगे, आप ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे कि जिससे एनवायरनमेंट आपके कंट्रीज़ का अच्छा होगा। आप गुड गवर्नेंस लेके आएंगे। ये जो आप कहते हैं ना कि आपके मुल्क के अंदर अगर सियासी डिरेल होगी डेमोक्रेसी तो बेसिकली वो डायरेक्टली आप जीएसपी प्लस को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जीएसपी प्लस की वजह से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब उसमें किस तरह से है कि मैंने इसको जब ऑप्ट किया तो मैंने 10(3) ऑफ पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के तहत मेरे पास इख्तियार है कि कोई भी लॉ उसके अंदर कोई कमी पेशी हो तो मैं उसके अंदर गवर्नमेंट को रेफरेंस भेज सकता हूं कि ये लेजिस्लेशन हमें करनी है। अब ह्यूमन राइट्स के हवाले से एंटी रेप एक्ट जो है वो आपके सामने जीएसपी प्लस के तहत 2021 में हमने इंट्रोड्यूस किया। 2022 के अंदर फिर रूल्स आए, 23 के अंदर हम सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से रूल्स लेके आए। अब इसको हम पूरे तरीके से प्रोसिक्यूशन ने देखना है। ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन ने वो केसेस करने हैं, प्रोसिक्यूशन ने रजिस्टर मेंटेन करना है, वो रजिस्टर के डाटा प्रोसिक्यूशन ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को देना है, नेशनल पुलिस ब्यूरो ने आगे वो नादरा को देना है और नादरा ने फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि जो सेक्स ऑफेंडर है वो जब किसी इलाके से बाहर जाएगा तो मुतलका थाने में भी बता के जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ भी बता के जाएगा। बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो हमारी ट्रीटीज़ हैं हम उसको देख रहे हैं। अब इसके बाद एंटी रेप एक्ट आया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपने आइडेंटिटी को कंसील करना है कि जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है उसका नाम आपने डिस्क्लोज नहीं करना। अभी आपने देखा गुजरांवाला के अंदर बच्चियों के साथ एक रेप केस हुआ, उसके अंदर एफआईआर के अंदर उन्होंने उनके नाम लिख दिए। तो मैंने 10(3) के तहत नोटिस लिया, मैंने आईजी पंजाब को एक मरासला भेजा कि इस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी करो और पूरे पंजाब के अंदर आप एसएचओ को भेजें कि जब एंटी रेप एक्ट के अंदर लिखा है कि कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी करनी है तो आपने कंसीलमेंट क्यों नहीं की। दिस वाज दैट वाइज लाइक द सिचुएशन जो आपने मोटरवे केस सुना था सियालकोट में, उसके अंदर उसकी कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी की गई थी और विटनेसेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है, वो देखना। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सिर्फ हम एक केस नहीं देख रहे, हम जीएसपी के तनाज़ुर में देख रहे हैं और जीएसपी के तनाज़ुर के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो हमारा सर्वे जाता है उसके अंदर फिर वो यूरोपियन यूनियन पूरा सर्वे निकालती है कि आइदर वे ये जीएसपी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जब सबमिट होगा उसके अंदर हमारी रिपोर्ट्स जाएंगी। इसलिए हमारा ये डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब आप देखें कि एक रेप की डेफिनेशन जो एंटी रेप के अंदर चेंज होगी कि पहले बच्चे के साथ अगर ज्यादती होती थी या बंदे के साथ ज्यादती होती थी तो 377 की एफआईआर होती थी। अब 375 के अंदर रेप की डेफिनेशन में 18 साल का मेल चाइल्ड भी अगर उसके साथ कोई हरकत होगी तो वो भी जना के जुमरे में आएगी 376 के वाले से। अभी यहाँ पे मैंने एक केस टेकअप किया लाहौर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर, गाज़ियाबाद थाने के एसएचओ ने 377 की एफआईआर काटी जब बच्चे की उम्र 8 साल थी। मैंने नोटिस दिया,
रिकॉर्ड तलब किया। मैंने कहा ये 377 की FIR आपने क्यों दी है? एंड ही वाज अनअवेयर ऑफ द लॉ कि जी सर मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने फिर उसके अंदर 376(3) के तहत वो सेक्शन चेंज करवाया, CCP लाहौर को लिखवाया कि आप इन SHOs की ट्रेनिंग करवाएं। और मैं एक आपको और इनिशिएटिव बताऊं कि मैंने अपने तौर पे ना सिर्फ लाहौर को बल्कि पूरे पंजाब को ट्रेनिंग सेशन में लेके आऊँ कि एंटी रेप एक्ट के हवाले से एक छत के नीचे सारे SSIU के जो SSI यूनिट बने हैं, जो रेप के हवाले से, एंटी रेप के हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, इसी तरह स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तमाम लाहौर के इन्वेस्टिगेटर, लाहौर के तमाम प्रोसिक्यूटर, तमाम मेडिको लीगल सर्जन, डॉक्टर और PFSA के लोगों को मैंने एक छत के नीचे बिठा के खुद लेक्चर दिया, 2 घंटे का प्रेजेंटेशन दी है। और मैं पूरे पंजाब में जा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये करने वाले काम जो प्रोसिक्यूशन कर रही है, ये जो GSP की रिपोर्ट बन रही पाकिस्तान के हवाले से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टाइम लाइन है, GSP+ के हवाले से हम पूरे तरीके से, हमारी ये रिपोर्ट जब वो टेकअप करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ आती है कि पाकिस्तान वाकई ही GSP+ के हवाले से जो मैंडेटरी कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स के, जो कि हमारी यूनाइटेड नेशंस के हवाले से कन्वेंशंस जो हमने साइन किए हैं, हम उसको पूरे तरीके से फुलफिल कर रहे हैं और हम क्वालिफाई करते रहेंगे GSP+ की फैसिलिटीज़ के हवाले से। अब मैं ये समझता हूँ कि एज ए वकील अगर मैं काम करता तो शायद मैं अपनी नेशन की इस तरह से खिदमत ना कर सकता, लेकिन GSP को मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस ले। क्यों? क्योंकि जो मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका GSP+ वो चाहती हैं कि आपके लिए कि अच्छे स्कीम्स लेके हैं। वो चाहती हैं कि स्टूडेंट्स जो है उनके स्कॉलरशिप्स हों बाहर की कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये GSP+ के साथ ना सिर्फ हमारी ट्रेड जुड़ी हुई है बल्कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। तो हम बतौर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब हुकूमत GSP+ को फर्स्ट प्रेफरेंस पे ले रहे हैं। अभी आपके सामने हमने तेज़ाब सेलिंग के हवाले से जो बिल है वो लेजिस्लेशन के लिए मैंने और हिना परवेज़ भट्ट ने भिजवाया है, टेबल करवाया है प्रिवेंशन ऑफ एसिड सेलिंग के हवाले से, जो हमारे मुल्क में पहले नहीं था, जो कि GSP+ का ही एक सब्जेक्ट है, एसिड थ्रोइंग के हवाले से, कि जो एसिड फेंक रहा है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, उसको तो आप सज़ा दे रहे हैं, लेकिन जो एसिड प्रोवाइड कर रहा है उसको आप सज़ा क्यों नहीं देते? तो हम वो लेके हैं। तो ये भी GSP+ के हवाले से हमने GSP+ में कस्टोडियल टॉर्चर में भी वहाँ वो मैं आपको तय नहीं हो पा रहे हैं। बताता हूँ। अब फर्स्ट था एंटी रेप एक्ट, सेकंड आ गया कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर के हवाले से, उसके ऊपर लॉ आया 2022 के अंदर, रिसेंटली वाकया एहसन शाह वाला। अब बेसिक प्रॉब्लम ये था कि लॉ बन गया, अब उसकी सुपरविजन करनी है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। अब इस वक्त हमारी उनके साथ सिटिंग्स हो रही है जिसमें FIA भी आ रहा है, प्रिजन्स भी आ रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आ रही है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री भी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस वाले भी आ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन भी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से आ रही है उसके अंदर। अब हम रूल्स बना रहे हैं कि कंप्लेंट किस तरह से जाएगी, कंप्लेंट्स कौन रजिस्टर करेगा। अगर एक जेल के अंदर एक आदमी तशद्दुद से फौत हो गया है, कस्टोडियल डेथ हो गई है, तो उसका पोस्टमार्टम कौन कराएगा? FIA की जेल में एक्सेस कैसे होगी? FIA वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा? और एक और मैंने जो बात उठाई है कि FIA अगर इस्लामाबाद में तशद्दुद हो जाए या FIA वाले तशद्दुद कर दें तो FIA को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? तो ये बेसिकली हम GSP+ के हवाले से इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए। ये बात तय हुई है कि पुलिस जैसे कस्टोडियल टॉर्चर में किसी बंदे की डेथ हो जाती है या इनकाउंटर हो जाता है मुबैना तौर पर, ये राइट किसके पास होगा FIR दर्ज करने का? FIA के पास होगा। ये बेसिकली FIA का, अगर पुलिस खुद पुलिस मुकाबले की FIR दर्ज भी कर ले, जैसे कि एहसन शाह केस में उन्होंने की है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर उसकी वालदा एहसन शाह की ये कहती है कि जी मेरा बच्चा पुलिस मुकाबले में नहीं बल्कि टॉर्चर से इन्होंने कत्ल कर दिया या कस्टोडियल डेथ है, तो वो एप्लीकेशन दे सकती है इलाका मजिस्ट्रेट को भी। इलाका मजिस्ट्रेट वो नोटिफाई कर सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकती है FIA को भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस का जो कस्टोडियल डेथ के लॉ के अंदर प्रोवाइड करता है वो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 है कि FIA जिस तरह बाकी केसेस को टेकअप करता है, इन केसेस के ऊपर भी इख्तियार FIA के पास अवेलेबल है। तो उस एप्लीकेशन पे FIA उसमें कंप्लेंट को रजिस्टर करेगी और अपने प्रोसेस के तहत, रूल्स के तहत वो उसके अंदर FIR दर्ज करेगी। प्रोसिक्यूशन को टफ टाइम जो है ना वो पुलिस की जानिब से दिया जा रहा है, जैसे कि आपने कहा 375 लगा दी गई और SHO ने लाइलमी का इजहार किया, तो इसके लिए भी SOPs होने चाहिए। प्रोसिक्यूशन अगर अपना काम करती है तो वो तभी करेगी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो, मेरिट पे की जाएगी, उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन कामयाब होगी, वरना टफ टाइम तो आपको बेसिकली हमने ये किया है कि हमने इसको इस चीज़ से, मैंने आपको पहले कहा था कि ब्लेम गेम से हम बाहर आए हैं। हमें SHO से कंसर्न नहीं है, हमें मुल्क की मईशत से कंसर्न है, हमें GSP+ में रहने से कंसर्न है। और हम अपने डिपार्टमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच देते हुए मैंने अपना GSP+ सेल बना दिया है, जो पूरे पंजाब को हम डेली बेसिस पे ख़बरों से, सोशल मीडिया से ना सिर्फ टेकअप करते हैं। आपको याद होगा
कि जेलम के पास एक जगह पे ट्रांसजेंडर्स पे पुलिस ने तशद्दुद किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमारे सेल ने ऑन माई डायरेक्शन एक एफआईआर दर्ज करवाई थी पुलिस पे, जो ट्रांसजेंडर्स की तरफ से वो मुद्दत में एफआईआर दर्ज की गई थी। और ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समझा गया है। ईयू ने बहुत ज़्यादा उस केस को टेकअप किया है कि ट्रांसजेंडर्स की तरफ से इट मीन्स कि इट्स द राइट ऑफ ह्यूमंस, और ट्रांसजेंडर्स हैव द इक्वल राइट, वो दे आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अगर एक मेल का राइट है, एक फीमेल का राइट है, एक बच्चे का राइट है, तो ट्रांसजेंडर का राइट क्यों ना हो। तो हमने इस तरीके से पूरे तरीके से अपने डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरअंजाम दे रही है। हमने एंटी रेप एक्ट के हवाले से क्राइसिस सेल बनने हैं, हमने अपने भी सेल बना दिए हैं, पूरे पंजाब के अंदर डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर्स दिए हैं, जो एफआईआर के दर्ज होते ही पहले दिन लाइन ऑफ इंक्वायरी आईओ को जारी करते हैं। सानिया ज़ारा केस आपने देखा है, मैंने उसको सबसे पहले टेकअप किया था। मेरे टेकअप करने पे ही सीएम सेक्रेटेरिएट की तरफ से एग्जीबिशन करवाई गई। हिना परवेज़ भट्ट साहबा जो चेयरपर्सन है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो गई, एग्जीबिशन हुई, और हमारी ही इंटरवेंशन से, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड 10-3 के तहत तलब किया, उसके ऊपर सेनेट ने टेकअप किया, और अब उसके अंदर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। 2 एसएसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं जो लाहौर में उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है जो मैंने अपने आने के बाद अपने डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, और ये जिस तरह की जो मैंने आपके सामने ये जीएसपी केसेस की बात की है, देखें अब हमने सिर्फ प्रोसिक्यूशन का काम सिर्फ केस लड़ना नहीं है, मुल्क की मईशत के लिए भी हमने लड़ना है, और इसलिए ये डिपार्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और पूरे तरीके से हम इस पर। अच्छा सर, दूसरी तरफ भी बात कर लेते हैं। सानिया 9 मई क्या था, क्यों हुआ? देखिए, सानिया 9 मई जो हमारे पास एविडेंस आई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बाहर निकल जाए कि दिस वाज अ पॉलिटिकल इशू। देखें, जब आप किसी इदारे के हवाले से कोई बयानिया बना लें फॉर द सीक्वल के 9 मई पे आप देखें कि सीएम सेक्रेटेरिएट पे क्यों नहीं हमला हुआ, पंजाब असम्बली पे क्यों नहीं हमला हुआ, किसी थाने पे क्यों नहीं हमला हुआ, आईजी पंजाब के दफ्तर पे क्यों नहीं हमला हुआ। हमला हुआ सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे फौजी जो फौजी तनसीबात के हवाले से थी। उसकी वजह ये थी कि 2 साल से एक बयानिया बनाया गया था, और उस बयानिया का आउटपुट ये निकला कि इन इलाकों में ना सिर्फ जो नो गो एरियाज़ थे उसके अंदर विदाउट चेक। और देखें आप, एक तो बात है ना कि 9 मई, आप देखिए कि मुल्क की सालमियत के हवाले से नो गो एरियाज़ जो होते हैं, अब आज आप मेरे साथ चलें, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हूँ, मुझे वहाँ तलाशी देनी पड़ेगी। मैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब होने के बावजूद काली गाड़ी शीशे लगा के मैं नहीं जा सकूँ। क्यों? वो इदारे हमारी मुल्क की सालमियत के हवाले से। जब आप वहाँ पे इस तरह एक्सेस करते हैं तो आपने सारी दुनिया को ये मैसेज दिया कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, जो मर्जी आए, जो मर्जी करे और चला जाए। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि 9 मई एक स्याह दिन के तौर पे हमेशा देखा और याद। अदालतों में अभी भी मैं देखा है, मैं एटीसी से आया हूँ, अलीमा खानम, फवाद चौधरी, असद उमर, बहुत से लोगों की अबूरी ज़मानतें जारी हैं 15 माह से, 10 से 15 माह हो गए हैं। क्यों लेट है, कि किन वजह से इल्तवा का शिकार है? प्रोसिक्यूटर की वजूहात है बीच में, या तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे? देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहली बात यह है कि आप जब ये खबर लगाते हैं कि जी आज इतने लोगों की प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म होगी, इतने डिस्चार्ज हो गए, आज आप डिस्चार्ज वाली खबर अभी चलाई नहीं है आपने। ये आपको बताता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और जो लोग ये बात करते हैं कि शायद किसी इदारे का कोई अमल दखल हो, फिर तो इनकी कोई बेल ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई बंदा डिस्चार्ज ही नहीं होना चाहिए। इदारे अपनी 4 कॉर्नर्स के अंदर काम करते हैं। मैं बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आपको यकीन दिलवा सकता हूँ कि कोई भी इदारा हमें कभी ना राब्ता करता है, ना हमें कभी कोई डायरेक्शन देता है। हम बिल्कुल प्रोसिक्यूशन जो हमारा एक्ट कहता है हम उसके मुताबिक प्रोसीड करें। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि ये वो केसेस नहीं है कि जिसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, 4 में से 2 बेल पे हैं, 2 पकड़े गए हैं और 4 का आपने चलान देना। 2-2 हज़ार लोगों का मॉब था। बिल्कुल ऐसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जियो फेंसिंग से, क्राइम मैपिंग से, सीसीटीवी फुटेज से ना सिर्फ लोगों को तलाश किया गया, पकड़ा गया है, शनाख्त परेडें करवाई गई हैं, उनसे रिकवरी हुई है। अब वो लोग जो हैं, अब 2000 लोगों का अगर आपने चलान करना है, होता ये है कि पहला चलान दिया 150 लोगों का जो पहले पकड़े गए, बाद में 100 और पकड़े गए, अब उनका भी चलान आ गया। अब डिनोवो प्रोसीडिंग होगी। ये नहीं हो सकता। लॉ सीआरपीसी या तो अमेंड कर लें, जो एक केस के तमाम मुल्ज़मान होंगे, चाहे वो गिरफ्तार हैं,
चाहे वो बेल पे हैं, चाहे वो इश्तिहारी, उनका चलान इकट्ठा नहीं आ सकता, वो स्टेज बाय स्टेज आता है। अब 100 लोगों का चलान आ गया, चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस पे आ गया, पीछे से 100 और गिरफ्तार हो गए। अब उनका जब चलान होगा तो डिनोवो प्रोसीडिंग होगी कि दोबारा अदालत ड्यूटी बाउंड है चार्ज फ्रेम करने की, ज्वाइंटली चार्ज करने के लिए। तो इसलिए केसेस डिले का शिकार रहे। अब इसके साथ आप अगर कहें कि इसमें जजेस की वजह से, जो जजेस आप देखें ना, लाहौर में इस वक्त कोर्ट नंबर 1 भी वेकेंट है, बिल्कुल, कोर्ट नंबर 2 और 3 काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट नंबर 2 के पास 9 मई के केसेस नहीं, क्योंकि वो कोर्ट जो थी पहले अबॉलिश हुई हुई थी, अभी दोबारा आके उसको बहाल हुई है और वहाँ पे केसेस नहीं है। अब जज साहब नहीं, अब ड्यूटी जज डेली बेसिस के तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो मेरिट पे टच नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ये मैंडेट उनको अवेलेबल एज ए ड्यूटी जज नहीं होता। तो इसलिए बेल जो है वो थोड़ी अच्छा सर, ये बताएं, बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई 12 मुकदमात थे, उन पर 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। वो जिस्मानी रिमांड जो है वो लाहौर हाई के डिवीज़न बेंच ने जो है कलअदम करार दे दिया। पुलिस की कमज़ोरी थी, प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी थी? बेसिकली आपको पहले उसका लॉजिक समझना पड़ेगा कि वाई द रिमांड वाज टेकन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इशू ये था कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिटें की गई और यहाँ पे भी रिटें की गई, जिसके अंदर उनकी प्रेयर ये थी कि मुझे अगर जेल से निकाला गया तो मुझे खुदा न खास्ता कोई कत्ल कर देगा। इस वजह से हुकूमत के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, उनको वहाँ से लेते, अदालत में पेश करते और उनका रिमांड ले लेते। सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए थ्रू वीडियो लिंक उनका रिमांड लिया गया था, जिसका वाकई हमारे पास प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। लेकिन दीज आर ऑन गोइंग स्टैट्यूट्स, जिसके अंदर हम चीज़ों को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एक्यूज्ड की मौजूदगी में करनी है, अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप अदालत में देखते हैं कि एक्यूज जेल में होता है, उसका वीडियो लिंक के ज़रिए शहादत हो रही होती है। हमने उसके तहत दिलवाया था। और मैं आपको एक और बताऊं कि हमारे हमसाया ममालिक में या पैरेलल जुरिस्डिक्शन की जो कंट्रीज़ है उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल बन चुके हैं और उसके अंदर रिमांड प्रोवाइड होता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और मैं एक और आपके सामने मिसाल दूंगा कि जब पेंडेमिक हुआ था, जब कोरोना आया था, तो उस वक्त भी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक वीडियो लिंक के ज़रिए रिमांड दिए जाते थे। तो उसी चीज़ को, उसी नॉलेज को ड्रा करके यहाँ पे ना सिर्फ वीडियो लिंक पे रिमांड दिया गया, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने सेटिसाइड कर दिया उस नोटिफिकेशन को, जो कि पंजाब हुकूमत ने किया था। तो उसकी वजह से उसकी फोर्स से होने वाला रिमांड भी कलअदम हो गया, लेकिन कोर्ट ने उनको जुडिशल कर दिया। अच्छा सर, ये बताएं, जुडिशरी के फैसलों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? हम तो कोई ऐसा फैसला नहीं देखते कि जो जुडिशरी का। जस्टिस अमजद रफीक ने एक फैसला दिया था, परवेज़ लाही को डीआईजी को बुलाया, डीआईजी के बाद लाहौर हाई कोर्ट के एसपी सिक्योरिटी को भी कहा कि इनको जो है बाहिफाजत जो है इनके घर में पहुंचाया जाए। इनको रास्ते में किसी को कोई आते हैं इस्लामाबाद पुलिस वाले, वो उठा के ले जाते हैं। उनमें बाकायदा वाज़ेह था कि किसी भी मुकदमे में किसी भी सलमान साहब, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफिस ये उनका था बेसिकली। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में जब एफआईआर दर्ज होती हैं तो आप ये देखें कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन जिसमें इस्लामाबाद पुलिस की भी पार्टी नहीं थी, अब उनके इल्म में तो ऑर्डर नहीं है। अब अगर उनको कोई दरकार है और वो गिरफ़्तार करने के लिए आ जाए तो वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्टनली पुलिस रूल्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं और सब्सिक्वेंट टू दैट उनको पुलिस ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है कि वो गिरफ़्तार करने का एक हक रखता है तफ्तीशी। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से अगर आप देखें, अगर उनके पार्ट पे कोई फेलियर होता कि जो उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया होता जो ऑर्डर के अगेंस्ट होता, तो इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट कैन समन दैट वेरी ऑफिसर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। लाहौर में कुछ दिन कबल जो है गैंग वार सिलसिला शुरू हुआ और लाहौर की अमन और अमान की सूरत ख़राब हुई। आप भी बहुत सी जो केसेस हैं, जैसे कि अब मिसाल से टीपू ट्रक्का वाला और ये इनके आप जो है वो वकील रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब किस वजह से हो रही है? देखिए, मैं तो इसको गैंगवार कभी भी नहीं कहूँगा और मैं बड़े आपको मादरत से ये कहूँगा कि चैनल्स पे बैठ के बात करते हुए बड़े मुहतात होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ गैंगवार। गैंगवार कभी किसी ने पढ़ के देखा कि गैंगवार होती क्या है? दो ऐसी पार्टीज जिनका आपस में कोई पिछले 70-80 साल से ब्लड फ्यूड है, उनकी दुश्मनी है। दे आर नॉट अ स्टेट विद इन स्टेट। स्टेट अपनी रिट जानती है। और मैं सलमान आपको बड़े क्लियर लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर का अमन कोई तबाह नहीं कर सकता। लाहौर के इदारे पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं
और स्टेट अपनी रेट ना सिर्फ कायम करना जानती है बल्कि करके दिखाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दो घरों की मुल्ज़मान लड़ाई, क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए फिर? देखिए मुल्ज़मान का गिरफ्तार, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेड वारंट्स कोर्ट से जारी हो चुके। अब आपको इंटरपोल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी कंट्रीज़ के साथ आपका ट्रीटी है, किसी कंट्री में आपका ट्रीटी नहीं है, तो उस पे इदारे अपना काम कर रहे हैं। चलान जो मुल्ज़मान पकड़े गए थे वो आ गए। देखिए मैं बतौर क्रिमिनल साइड का वकील था, मैंने टीपू का भी काम किया है, मैंने दूसरी पार्टी उनके भी केसेस किए हैं। तो एज ए वकील हम काम कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि ये कोई गैंगवार है। दो घरों की आपस में दुश्मनी है, और लाहौर में ऐसे बहुत से घर हैं, ये सिर्फ दो घर नहीं हैं। लेकिन इनको सिर्फ ये हुआ कि अभी रिसेंटली क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम हो चुका है, तो उस पर 1000 के करीब लाहौर में खुद साख्ता से साफ़ी हैं। आप देखें ना, आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ है, आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ, आप सहाफ़त के अच्छे चैनल्स के साथ काम कर। एक आदमी हॉल रोड से कैमरा लेता है और वो अपने आप को साफ़ी कहना शुरू कर देता है, तो वो साफ़ी नहीं है। सर इसके लिए कोई एसओपी सेट कर रहे हैं आप? इसको बिल्कुल विशाल केस हमारा हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने टेकअप किया हुआ है। उसमें पैमरा को भी बुलाया गया, पीटी को बुलाया गया, लॉ बन रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल हम वर्कआउट कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी इस पर काम कर रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो आपको जर्नलिस्ट की हवाले, देखे ना, मैं अब लॉ किया है तो फिर लॉयर हूँ, MBBS किया तो डॉक्टर हूँ। ये वाहिद प्रोफेशन मैंने देखा है कि जिसके अंदर आप मैट्रिक फेल हैं, आप पहले गांव में मूवी बनाया करते थे, अब आके आप जर्नलिस्ट बन गए। तो इस तरह नहीं होता, आपको बहुत सोच के चलना पड़ता है, आपको लफ्ज़ की सिलेक्शन करनी पड़ती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं लॉयर था तो मैं तो बड़ी आउटस्पोकन था, हर टॉपिक पे मैं बैठ जाता था, टॉक शोज मुझे लेते थे, लाइव में बैठते थे। लेकिन अब अगर मैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हूँ तो मुझे आई हैव टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मुझे बात करनी है, पॉलिसी के मुतजाद में बात नहीं कर सकता। इसी तरह एक सहाफ़ी का ये रोल है कि आपने सोसाइटी के बैलेंस को कभी भी ख़राब नहीं करना। आपने कोशिश, देखे ना, गैंगवार नहीं है, लेकिन आपने एक आम आदमी को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया कि वो घर से बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, वो सोचता है यार बाहर गैंगवार हो रही। वो भाई कौन सी गैंगवार? वो गैंगवार की डेफिनेशन तो पढ़े, गैंगवार होती क्या है? दो लोगों के कत्ल गैंगवार नहीं है। और लाहौर में बेशुमार कत्ल होते हैं, वो मोटिव किसी पे भी हो सकते हैं। प्लॉट पे लोग लड़के एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, भाई भाई को कत्ल करता है प्रॉपर्टी के पीछे, मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, तो ये मोटिव है, किसी मोटिव पे कत्ल हो जाता है। ये क्योंकि प्रीवियस दुश्मनी है, तो ये दिस इज नॉट गैंग। फौजदारी के आप अच्छे वकील हैं, बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। सानिया मॉडल टाउन केस में आपका सामना हुआ, 7 जजेस थे, तो इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी? देखें वो एक बहुत गुड एक्सपीरियंस था। उसकी वजह यह है कि एक जज साहब के पास या DB के पास या 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस के पास आप फुल बेंच के तौर पे काम करते हैं, तो ये आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि आप लार्जर बेंच पे 7 जजेस के साथ, 9 जजेस के साथ आप काम करते हैं। तो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है कि एक जज साहब का एक सवाल है और हमने देखा सरे 10 दूसरा सवाल आ गया। लेकिन उसका एक सलमान फ़ायदा होता है कि जब आप 7 जजेस के सामने आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस फिर 7 जजेस वाला हो जाता है। फिर जब आप DB को आर्गू करते हैं तो आप कहते हैं मसला ही कोई नहीं, सिंगल जज तो फिर गाली मुक जाती है ना। तो वो बेसिकली उसका दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोड्स टू आजमजीर तारड़ साहब, क्योंकि वो चले गए थे एज ए लॉ मिनिस्टर, तो उनके जो केसेस इस किस्म के थे उसमें मैंने फिर स्विच किया। मैंने देखा अमूमन बड़े बड़े वकील बुखलाहट का शिकार हो जाते। आपका एक तसलसल था, एक जज साहब आपसे जब जज साहब क्वेश्चन करते थे आप उनको आंसर करते थे, उसी दौरान ही दूसरा क्वेश्चन पहले तैयार होता था, दूसरे के बाद काउंटर क्वेश्चंस हो रहे थे। यानी 7 जजेस थे और आपने उनको हैंडल किया, आपने उनको आर्गो किया, तो वो उसके लिए कुछ ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी थी आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि फौजदारी वकील, मैं मानता ही उसको हूँ जिसने कचहरी और सेशन कोर्ट के बरामदे से वकालत शुरू की। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने सेशन कोर्ट के बरामदों में धक्के खा के वकालत सीखी है। तो प्रोसीजर हमारे लिए आपको इतना मुश्किल नहीं है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मैं लेके जाना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को GSP+ की रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को एम्बेसडर तस्वर करे जिस दिन के वाकई GSP+ अगर पाकिस्तान ने रिजल्ट्स दिए हैं तो उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स को लीड किया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। मैं यहाँ तक आपको लगता है टारगेट अचीव कर जाएंगे, या अगर आप प्रमोट या जुडिशरी की तरफ चले जाते हैं आप, तो आपको कोई लगता है कि इसको मुकम्मल किया जाएगा? सलमान, मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे कॉन्फिडेंट हूँ कि जो हमारी मीटिंग्स भी होती हैं और जो पॉलिसी CM पंजाब साहबा की तरफ से आती हैं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा समिट होगा
इसमें जो GSP के कंट्रीज़ जो इस वक्त 27 कंट्रीज़ हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनमें नंबर 1 होंगे। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने वक्त दिया, आपने बताया कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या है, और आपने ये भी बताया कि आने वाले वक्त है, आने वाला जो मुद्दई है उसको वकील करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। सर अल्लाह हाफिज़।